नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत प्रजापति एडवांस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना है एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे टॉपिक में सेल के बारे में। सेल में आप लोगों ने ऑर्गन्स के बारे में जाना था कि सेल के प्रमुख पार्ट्स क्या क्या होते हैं। जहां पर हमने जाना था सेल में कुछ प्रमुख पार्ट्स, जैसा कि आप लोगों ने जाना था कोशिका भित्ति के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में, लाइसोसोम को हमने जाना था, राइबोसोम को हमने जाना था। आज आगे बढ़ेंगे हमारे टॉपिक में और जानेंगे आज हम अंधे पार्ट के बारे में। तो हमारी कोशिका के अंदर जैसा कि हम बात करें तो आज हम बात करेंगे अंतःप्रद्रव्य जालक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालक के बारे में बात की जाए तो अंतःप्रद्रव्य जालक जो होता है इसका सबसे प्रमुख कार्य इतना होता है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रत्येक जंतु के अंदर जो कोशिका झिल्ली का निर्माण हुआ है वो कोशिका झिल्ली बनती है जो वो खाता है। जैसे कि आप लोग भोजन खाते हैं तो भोजन से ही इसका निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम बात की करें इस कोशिका के अंतर्गत कि इसका जो बाहरी आवरण है, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं कि ये लिपिड प्लस प्रोटीन, वसा और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। तो अंतःप्रद्रव्य जालक जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में बात की जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके माध्यम से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये हमारे क्या करता है, कोशिका के अंदर ये प्रोटीन एवं वसा का निर्माण करने में सहायता करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी इंपोर्टेंट पार्ट होता है। और जो राइबोसोम है वो सारे राइबोसोम आप लोगों को दिख रही होगी यहाँ पर एक जालीनुमा संरचना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये अंतःप्रद्रव्य जालक है। राइबोसोम यहाँ से ही मुक्त होते जाते हैं, यहाँ से बनते चले जाते हैं। ये रेड डॉट्स आपको प्रेजेंट करते हैं राइबोसोम के बारे में। अब आगे जानना जरूरी है इसके अलावा हमारी कोशिका में और क्या प्रमुख पार्ट होता है। तो इसके अलावा हमारी कोशिका के अंदर उपस्थित है ये कोशिका द्रव्य, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट होता है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य को समझने से पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि कोशिका द्रव्य जो है ये किस में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गन है हमारी कोशिका के अंदर, ये सभी ऑर्गन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा येलो कलर का एक लिक्विड पार्ट। ये येलो कलर का जो लिक्विड पार्ट है इस पार्ट को कहा जाता है जीव द्रव्य। इसे क्या कहा जाएगा, जीव द्रव्य के नाम से इसको जाना जाता है, जो आपको ये पार्ट दिख रहा है। तो यहां पर हम बात करेंगे जीव द्रव्य के बारे में। तो जीव द्रव्य की सबसे पहले जान लेते हैं कि खोज की किसने थी। तो जीव द्रव्य की खोज के बारे में बात की जाए तो खोजकर्ता जो है हमारे पास, इनका नाम है डुजार्डिन। तो इसकी खोज करी थी डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की, और बताया था कि यह किसी भी कोशिका में जीवन का भौतिक आधार कहलाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारी कोशिका में, जैसा कि मैंने आपको कई बार उपनाम बताया था कि राइबोसोम को जैसा कि हम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, लाइसोसोम को कहते हैं हम आत्मघाती थैली, और माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं श्वसन अंग। इसी प्रकार से यदि बात की जाए कि जीव द्रव्य को क्या कहा जाता है उपनाम में, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कोशिका का जो है ये भौतिक आधार कहलाता है। किसी भी कोशिका का भौतिक आधार क्या होता है, उसका जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य जो है दो प्रमुख पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। जीव द्रव्य में फर्स्ट नंबर पर होता है कोशिका द्रव्य, और सेकंड नंबर पर होता है केंद्रक द्रव्य। तो ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि आप लोगों को यहां पर बताया गया है कि कोशिका द्रव्य, यहां पर येलो कलर का जो पार्ट है वो कोशिका द्रव्य को प्रेजेंट कर रहा है। कोशिका द्रव्य जो है जितने भी कोशिका के अंगे वो यहां पर सुरक्षित रहते हैं, ये यहां पर आपको ध्यान रखना है। केंद्रक द्रव्य के बारे में बात की जाए तो केंद्रक द्रव्य के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि केंद्रक के अंदर जो द्रव्य उपस्थित होता है इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहा जाता है इसे, क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन के बारे में आप सब जानते हैं कि क्रोमेटिन जो है किससे मिलकर बना हुआ है। क्रोमेटिन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर उपस्थित होते हैं फर्स्ट नंबर पर डीएनए, और इसमें होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो ये दो प्रमुख पदार्थ से मिलकर बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर हमारे पास केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को यदि मिला दिया जाए तो सम्मिलित रूप से इसको क्या कहा जाएगा, जीव द्रव्य के नाम से इसको जाना जाएगा, जिसके खोज करता है सर डुजार्डिन।
अब बात करें यहां पर इसके आगे, अगर हम बात करें तो हमारे पास कोशिका के अंगों में एक प्रमुख अंग और उपस्थित होता है जो केवल और केवल प्लांट कोशिका में होता है। जैसा कि ये मान लेते हैं हम कि एक कोशिका है और इसके अंदर एक ऑर्गन के बारे में और चर्चा करें, तो एक प्रमुख ऑर्गन यहां पर और उपस्थित होता है जिसे कहा जाता है लवक। ये केवल पाया जाता है प्लांट्स में, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं केवल लवक, जंतु कोशिकाओं में कभी भी उपस्थित नहीं होते। तो सबसे पहले जान लेते कि लवक क्या चीज है। तो लवक के बारे में बात की जाए तो ये भी टोटल 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टोटल 3 टाइप के। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो लवक में सबसे फर्स्ट नंबर पर हम बात करते हैं यहां पर हरित लवक के बारे में। हरित लवक के बारे में आप सब जानते भी होंगे बच्चों की हरित लवक कहां पर पाया जाता है। इसे जो है यहां पर पर्णहरित भी उपस्थित होता है, क्लोरोफिल जिसे हम कहते हैं। तो हरित लवक के बारे में बात की जाए तो हरित लवक जो है किसी भी पादप की पत्तियों में पाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हरित लवक जो है पादप की पत्तियों में पाया जाता है। ये हमको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। हरित लवक जो है यहां पर ही पर्णहरित भी उपस्थित होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो हरित लवक में पर्णहरित उपस्थित होता है। आप सब जानते होंगे कि अगर किसी भी पौधे के बारे में बात की जाए तो पौधों में भोजन बनाने की जो क्रिया होती है वो किसके माध्यम से होती है? पर्णहरित के माध्यम से ही होती है। यहां पर आपको याद होगा। तो पर्णहरित जब पौधों के लिए भोजन बनाता है तो इसके लिए इसको 4 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन से 4 तत्व होते हैं यहां पर भोजन बनाने के लिए? तो फर्स्ट नंबर पर तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्य का प्रकाश। सेकेंड नंबर पर आप लोगों को याद रखना है यहां पर कि आवश्यकता पड़ेगी जल की। थर्ड नंबर पर आवश्यकता पड़ेगी CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की। और फोर्थ नंबर जो है यहां पर आवश्यकता पड़ेगी तो किस तत्व की? तो आप लोगों को बताना है यहां पर फोर्थ नंबर पर कौन सा तत्व आना चाहिए। तो फोर्थ नंबर पर देखो आपके पास क्या आना चाहिए? हरित लवक, या आप कह सकते हो पर्णहरित। तो यहां पर आप लोगों के पास जब तक ये 4 तत्व उपस्थित नहीं होंगे पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से ही कोई भी प्लांट अपने लिए भोजन बनाता है, और भोजन बनाने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी। सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी, एवं आवश्यकता पड़ेगी पर्णहरित की, क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ेगी। जब ये चारों तत्व मिल जाएंगे तो पौधे अपने लिए भोजन बनाएंगे। इसी वजह से पादप कोशिका के अंदर हरित लवक को एक उपनाम दिया गया है। हरित लवक को पादप कोशिका के अंदर उपनाम में जाना जाता है। इसे कहा जाता है पादप कोशिका की रसोई के नाम से जाना जाता है। भाई हम सब जानते हैं कि जहां पर खाना बनता है उस भवन को हम क्या कहते हैं? रसोई। तो ये हमारे पादप के लिए खाना बना रही है पत्तियां, तो इसको क्या नाम दिया गया है? पादप कोशिका की रसोई के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं इसके बाद सेकंड लवक के बारे में। तो सेकंड लवक के बारे में बात की जाए तो सेकंड नंबर पर होता है हमारे पास अवर्णी लवक। अवर्णी लवक के बारे में बात की जाए तो इसके नाम से ही आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। अवर्ण, अवर्ण का मतलब होता है मतलब ये कलरलेस है। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि अवर्णी लवक जो होते हैं जितने भी होते हैं ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि कैसे लवक हैं, रंगहीन अवस्था में पाए जाते हैं। तो आप सब जानते हैं कि पौधे का ऐसा कौन सा पार्ट हो सकता है जो रंगहीन हो सकता है, जहां पर कोई कलर नहीं होते? तो पौधे का एकमात्र ऐसा पार्ट है, जैसे कि बात की जाए जड़ और तना जो है, ये ऐसे पार्ट है जो कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। जैसे हम जड़ों के नीचे पार्ट को देखते हैं तो कैसे होते हैं? रंगहीन। इसके अलावा इनकी एक प्रमुख खास बात और भी आपको ध्यान रख सकते हो कि अवर्णी लवक जो है ये क्या करता है? हमेशा सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है, सूर्य का प्रकाश यहां तक नहीं पहुंच पाता। तो आपको ध्यान रखना है कि अवर्णी लवक जो है यहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, सूर्य का प्रकाश भी जो है यहां तक नहीं पहुंच पाता। अब बात की जाए कि अवर्णी लवक जो है इसका एक प्रमुख कार्य क्या है, तो आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया है कि पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य करा हरित लवक ने,
लेकिन पौधे जो हैं, जैसे कि मान लो कई बार रात को क्वेश्चन आता है कि रात को प्रकाश संश्लेषण होता है या नहीं होता, तो रात को कभी भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। कारण क्या है कि उस समय सूर्य का प्रकाश पौधे को नहीं मिल पाता, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात को कभी भी नहीं होती। लेकिन पौधे जो हैं रात को भी तो अपना भोजन निर्मित करेंगे या भोजन की व्यवस्था करेंगे, तो उस कारण क्या होता है, अवर्णीय लवक जो है जितना भी भोजन पत्तियों ने बनाया है वो सारा का सारा भोजन स्टोर होने कहां चला जाता है, अवर्णीय लवक पे। तो भोजन स्टोर करने की क्षमता किसके पास है, तो जितना भी भोजन बनाती है पत्तियां वो सारा भोजन स्टोर अगर करना हो तो कहां कर सकती है, अवर्णीय लवक पर। फिर आवश्यकता पड़ेगी पौधे को किसी भी कंडीशन पर, तो वो सारा भोजन कौन उपलब्ध कराएगा, यहां पर आपको अवर्णीय लवक उपलब्ध कराएगा, जड़ों के माध्यम से भोजन पौधों में पहुंचेगा। तो इसी कारण यहां पर इसे भी एक उपनाम से जाना जाता है। तो ये क्या कर रहा है, भोजन को स्टोर कर रहा है। तो भोजन को स्टोर कर रहा है तो इसको क्या नाम दे दिया गया, इसको कहा जाता है कोशिका के अंदर स्टोर रूम। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका उपनाम है स्टोर रूम। जैसे कहा जाता है भंडार गृह। कारण क्या है कि ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो भी कुछ पत्तियों ने बनाया है उसको स्टोर करने का कार्य कौन कर रहा है, हमारा अवर्णीय लवक कर रहा है। आगे बात करते हैं, तीसरे नंबर पर आ जाते हैं हम। तो तीसरे नंबर पर हम लवक के बारे में बात किया है कि थर्ड नंबर का लवक हमारे पास कौन सा उपस्थित होगा। तो थर्ड नंबर पर अगर बात की जाए तो थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाता है वर्णीय लवक। वर्णीय लवक के बारे में बात की जाए तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि अवर्णीय में आप लोग समझिए कि ये कलरलेस है, जबकि वर्णीय लवक के बारे में यदि बात की जाए तो ये ऐसा लवक है जिसके अंदर कई सारे वर्ण उपस्थित होते हैं, मतलब ये कलरफुल लवक कहलाता है, कई सारे कलर उपस्थित। जैसे कि मान लो हमारे पादप के अंदर कई सारे फ्लावर्स के, कई सारे बीजों के, इनके जो भी रंग निर्भर करेंगे, फलों के रंग जो भी निर्भर करेंगे, सारे के सारे किस लवक से होंगे, इंपोर्टेंट वर्णीय लवक से। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से ये फल का ये रंग किस लवक के कारण हुआ है, तो आप लोग क्या बताओगे, वर्णीय लवक के कारण। तो ये किसी भी प्रकार के फल हमारे पास हुए, फूल या किसी भी प्रकार के हुए बीज, इन सभी में रंग कौन प्रदान करेगा, हमारा वर्णीय लवक। तो जितने भी फल होंगे, फूल होंगे या हमारे पास बीज होंगे, सब्जियां होंगी, उन सब में जो भी रंग होते हैं वो सारे के सारे किसके माध्यम से होते हैं, वर्णीय लवक के माध्यम से। जैसा कि हम देखते हैं यहां पर कुछ लवक के बारे में। यहां पर जैसा कि आपको बताया गया टमाटर के बारे में, यहां पर आपको बताया गया कि टमाटर जो है लाल कलर के होते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि टमाटर जो है ये लाल क्यों दिखाई देते हैं, तो सीधा सा इसका एक आपको आंसर बताना है कि टमाटर का लाल रंग होता है वर्णीय लवक के कारण। लेकिन यदि आप लोगों से जानना चाहे कि किस प्रकार के वर्णीय लवक से टमाटर का लाल रंग होता है, तो यहां पर आप बता सकते हो कि टमाटर जो है ये लाइकोपेन नामक वर्णीय लवक के कारण टमाटर का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम जानना चाहें तो कई बार आप लोगों से जाना जाता है गाजर के बारे में, कैरेट के बारे में जाना जाएगा। जैसा कि गाजर के बारे में बात किया है तो गाजर का ऊपरी पार्ट आप सब जानते हैं कि रेड होता है, जबकि इसके बीच वाले पार्ट को देखेंगे तो ये येलो होता है, पीले कलर का होता है। तो कई बार क्वेश्चन यहां से जब भी आता है हमारे कैरेट से, तो इसमें आप लोगों से जानना चाहता है कि गाजर का पीला रंग, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है कि गाजर का पीला रंग कैसे होता है। तो आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है कि गाजर के पीले रंग की जब भी बात होगी तो आपको ध्यान रखना है कि यह होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण हो जाएगा, कैरोटीन के कारण होता है गाजर का पीला रंग। इसी प्रकार से बात की जाए आगे, तो यहां पर देखो आप सब जानते हैं ये क्या है, चुकंदर। ये काफी गहरा लाल रंग होता है इसका और काफी ज्यादा लाल दिखता है इसका जब हम यूज करते हैं। हमारे हाथ भी कई बार इससे लाल हो जाते हैं काफी ज्यादा। तो चुकंदर जो है इसका भी लाल रंग कई बार आता है कि ये कैसे होता है। तो इसके लाल रंग के बारे में बात की जाए तो टमाटर का भी लाल रंग है और इसका भी लाल रंग है, लेकिन इसका जो लाल रंग है वो काफी गहरा होता है, जो कि पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। इसके लाल रंग के बारे में बात किया है तो ये होता है विटामिन के कारण।
किसके कारण होता है जी गुंदर का लाल रंग? विटामिन के कारण। तो इसी प्रकार से कई सारे लवक बीजों के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन आएगा कि उनका रंग कौन प्रदान करता है, तो आप लोग क्या बताओगे? वर्णी लवक के माध्यम से इनको रंग प्रदान किए जाते हैं। जैसा कि देखते हैं इमेज के माध्यम से, ये आपको कई सारे फ्लावर्स बताए गए हैं, रंग बिरंगे फ्लावर्स। तो इन फ्लावर्स में आप सब देख सकते हैं कितने टाइप्स के कलर हैं। ये इतने सारे कलरफुल फ्लावर्स हैं, इन सभी का जो रंग निर्भर कर रहा है वो किस पर करेगा? केवल और केवल वर्णी लवक पर निर्भर करेगा। इसी प्रकार से कई सारे बीज भी आपको बताए गए हैं यहां पर इस इमेज के माध्यम से, तो हम ये बीजों को भी देखते हैं। और फ्लावर्स, बीज कुछ भी हुए, इन सभी का जो रंग निर्भर करेगा वो केवल और केवल किस पर करेगा? वर्णी लवक पर। तो यहाँ लवक के बारे में हम समझ चुके हैं कि लवक 3 टाइप के होते हैं। अब आगे बात करते हैं कोशिका के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पर हमने कोशिका के प्रमुख अंगों के बारे में जानकारी कंप्लीट कर चुके हैं। अब जानते हैं कोशिका विभाजन के बारे में कि कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन क्या होता है। कोशिका विभाजन होता क्या है, इसको सबसे पहले जान लेते हैं। जैसे कि बात की जाए मानव शरीर में या जीव जंतुओं में, तो क्या होता है कि इनों में जो है कोशिका विभाजन निम्न टाइप से होता है। जैसे कि इसके अगर टाइप के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से 3 टाइप होते हैं कोशिका विभाजन के। ये कोशिका विभाजन क्यों हो रहा है, क्या प्रमुख कार्य होता है इसका, तो वो इस टॉपिक में हम समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कोशिका विभाजन की खोज जो है सबसे पहले की किसने थी, किसने कोशिका विभाजन के बारे में हमको जानकारी दी थी। तो कोशिका विभाजन की सबसे पहले जो जानकारी थी वो दी थी विरचाऊ ने। ये आपको ध्यान रखना है। तो कोशिका विभाजन को सबसे पहले किसने प्रेजेंट किया था? विरचाऊ ने प्रेजेंट किया था। सबसे पहले कोशिका विभाजन को देख लेते हैं किस प्रकार से विभाजन होता है। तो यहां पर आपको कोशिका विभाजन का एक इमेज बताया गया है। इस इमेज के माध्यम से हम पढ़ेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि कोशिका विभाजन के प्रोसेस कितने टाइप से कोशिका विभाजन होता है। सबसे फर्स्ट नंबर पर जाने कोशिका विभाजन में। तो सबसे फर्स्ट नंबर का जो कोशिका विभाजन है उसे कहा जाता है असूत्री विभाजन। फर्स्ट नंबर को क्या कहा जाता है? असूत्री विभाजन के नाम से इसको जाना जाता है। ये असूत्री विभाजन केवल और केवल उन जीवों में होता है जिनकी कोशिकाएं अविकसित होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है सबसे पहले कि असूत्री विभाजन जो है अविकसित कोशिकाओं में होता है। ठीक है, मतलब ऐसे जीव जंतु जो बिल्कुल सूक्ष्म होते हैं, जिनकी कोशिकाएं अविकसित होती है, और इस प्रकार के जीवों में होगा। जैसा कि बात की जाए कौन कौन से जीव, तो इसमें रहते हैं नीलहरी शैवाल, इसके अलावा जाते हैं इसके अंदर जीवाणु कई प्रकार के। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड टाइप के बारे में बात किया तो सेकंड टाइप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड टाइप जो होता है इसे कहा जाता है समसूत्री विभाजन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समसूत्री विभाजन। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था ऑर्गन्स के अंदर। जब हमने तारक केंद्रक को पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि तारक केंद्रक जो है समसूत्री विभाजन के अंतर्गत कार्य करता है। तो यहां पर आपको बताया गया समसूत्री विभाजन जिसे कहा जाता है मिटोसिस। तो मिटोसिस के बारे में जानकारी ले तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि समसूत्री विभाजन जो है इसकी खोज किसने की थी। तो समसूत्री विभाजन की खोज जो है वाल्टियर फ्लेमिंग ने की थी। तो वाल्टियर फ्लेमिंग जो है इन्होंने सबसे पहले समसूत्री विभाजन के बारे में बताया था, और इन्होंने बताया था कि समसूत्री विभाजन में क्या होता है, कुछ प्रमुख खास बातों को जानना। सबसे पहले जान लेते हैं कि समसूत्री विभाजन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जब समसूत्री विभाजन होता है तो एक गुणसूत्र से कितने गुणसूत्र डिवाइडेशन होते हैं उसको समझते हैं। तो जब भी समसूत्री विभाजन होता है
तो गुणसूत्रों पर यहां पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। गुणसूत्र समान अवस्थाओं में ही होते हैं। जैसे कि मान लो जब समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होगा तो प्रत्येक दो कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा समान बनी रहेगी। सेकंड कंडीशन इसको जानते हैं कि जब समसूत्री विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन में कोशिकाओं का प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है, एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं आगे बढ़ती है। तो जब भी समसूत्री विभाजन होता है तो यहां पर एक कोशिका से हमेशा दो पुत्री कोशिकाएं, दो पुत्री कोशिकाएं, दो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है हमेशा जब भी समसूत्री विभाजन होगा हमारे सामने। जैसा कि आप लोगों को इमेज में बताया गया, यहां पर आप लोग देखो इमेज मिटोसिस, मिटोसिस जिसे हम कह रहे हैं समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन मिटोसिस के बारे में बात की जाए यहां पर तो आपको बताया गया इसके अंदर एक प्रोसेस के माध्यम से। इसकी प्रथम अवस्था इंटरफेस है जब समसूत्री विभाजन में 46 क्रोमोसोम के साथ इंटरफेस जब सेकंड अवस्था में आता है, एम फेज के जब बढ़ने से पहले पूर्व, तो यहां पर टोटल गुणसूत्रों की संख्या होती है 92। जब ये 92 एम फेज के बाद जब अलग कोशिकाओं में विभक्त होता है, यहां से देखो ये कोशिका विभाजन हमारा यहां से प्रारंभ हो रहा है, यहां से कोशिका विभाजन प्रारंभ हुआ। ये कोशिका थी हमारी प्रारंभ में। जब समसूत्री विभाजन हुआ तो सबसे पहले इंटरफेस अवस्था में इसका आकार कुछ बड़ा हो गया, उसके बाद जब आकार बड़ा हुआ तो एम फेज अवस्था के बाद ये कोशिका वापस इस रूप में बदल गई जिस रूप में हमारे पास कोशिका उपस्थित थी। तो यहां पर इसमें देखो प्रारंभ में कितने क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम थे। जैसे कि मानव के प्रत्येक केंद्र की कोशिका के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो प्रत्येक जो कोशिकाएं बनेगी इनके अंदर भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, हमेशा 46 होगी। तो यहां पर हमेशा क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्र की संख्या समान बनी रहती, गुणसूत्रों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बात करें कि यह विभाजन कौन सी कोशिकाओं में कार्य करता है हमारे शरीर में, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि समसूत्री विभाजन, अगर इसके बारे में बात की जाए कि ये कहां पर कार्य करता है, इसका प्रमुख कार्य क्या है हमारे शरीर में, तो ये हमारे शरीर में शारीरिक विकास, विकास के लिए आवश्यक है, यह आपको ध्यान रखना है। सेकंड, मान लेते कि किसी व्यक्ति को यदि चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो चोट घाव के समय ये घावों को क्या करता है, भरने में मदद करता है। जैसे कि मान लो कि किसी व्यक्ति को चोट लगी तो चोट लगने के बाद क्या करेंगे, हम ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी कोशिकाएं वहां से आगे बढ़ती चली जाएगी और ऑटोमेटिक उसकी क्या होगा, वो जहां पर भी ट्रीटमेंट चल रहा है या जहां पर भी उसकी चोट लगी है वहां पर घाव भर जाएगा। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, आप सब जानते हैं कि इस प्रोसेस में हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब भी घाव भरेगा तो इसमें गुणसूत्र तो वैसे वैसे देंगे। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है कहीं पर, तो ऐसा तो है नहीं कि चोट लगने पर उसकी कोशिकाओं के केंद्र के अंदर गुणसूत्रों की संख्याओं पर इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, शारीरिक विकास और चोट लगने या घाव लगने पर यह कार्य करता है। जैसा कि इसको इमेज के माध्यम से देखना चाहें हम, तो इस प्रकार से इसको समझते हैं। जैसा कि यहां पर आपको एक इमेज के माध्यम से बताया गया है कि किसी व्यक्ति के यहां पर किसी प्रकार से घाव हो रहा है स्किन पर, तो हम यहां पर ट्रीटमेंट करेंगे। धीरे से धीरे ये कोशिकाएं जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं यहां पर इस प्रकार से, ये वाले डॉट्स ये कोशिकाओं को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये डॉट्स क्या होंगे, धीरे धीरे आपस में जुड़ते चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी जो स्किन होगी या जहां पर भी आपकी चोट लगी होगी वो बिल्कुल भर जाएगा। तो ऐसे अवस्था में क्रोमोसोम पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कोशिकाओं के प्रोसेस पे बात की जाए तो मैंने जैसा कि आपको बताया, यहां पर छोटा सा एक सर्किल के माध्यम से समझ लेते हैं कि यहां पर हमारे पास जैसे कि एक कोशिका है, तो समसूत्री विभाजन में मिटोसिस में हमेशा एक कोशिका कितनी कोशिकाओं का निर्माण करती है, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसी प्रकार से ये प्रोसेस क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि कितनी कोशिकाओं का निर्माण करेगी, दो पुत्री कोशिकाओं का, और ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा, इस प्रकार से आगे बढ़ता चले जाएगा। ये इस प्रकार से 1 से 2, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 के प्रोसेस में ये प्रोसेस चलता रहेगा। और ये प्रोसेस हमारे शारीरिक विकास में जैसे कार्य करता है, जैसे कि मान लो कोई बालक छोटा सा है, धीरे धीरे वो ग्रोथ करेगा, अपनी लंबाई में ग्रोथ करेगा, तो वो ग्रोथ करेगा तो उसके अंदर क्या परिवर्तन होगा, उसके शरीर में कोशिकाएं बढ़ती चली जाएगी। तो कोशिकाओं का बढ़ने का प्रोसेस जो होगा कौन सा होगा, यहां पर समसूत्री विभाजन का प्रोसेस होगा। फिर बात करें समसूत्री विभाजन के बाद आगे तीसरे नंबर पर किस प्रकार का विभाजन होता है, तो तीसरे नंबर पर यदि कोशिका विभाजन के बारे में बात किया तो थर्ड नंबर पर होता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन।
तो थर्ड नंबर पर होता है हमारे पास अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन आपको हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर कुछ प्रमुख खास बातों के बारे में कि अर्धसूत्री विभाजन सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है कि ये विभाजन शरीर की संपूर्ण कोशिकाओं में नहीं होता, ये कुछ प्रमुख कोशिकाओं में होता है। जैसा कि बात की जाए तो अर्धसूत्री विभाजन जो है जनन कोशिकाओं में, कौन सी कोशिकाओं में होगा? जनन कोशिकाओं में होगा। अब अर्धसूत्री विभाजन में देखा जाए कि जैसा कि हमने समसूत्री में जाना था कि एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनी थी? 2 कोशिकाएं। इसी प्रकार से जब अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बात की जाए तो यहां पर एक कोशिका से बनती है 4 पुत्री कोशिका। एक कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाएं? डॉटर सेल्स बनेगी, 4 डॉटर सेल्स यहां पर बनेगी, आपको ध्यान रखना है। अब बात कीजिए यहां पर गुणसूत्रों पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब ये विभाजन चलता है, क्रोमोसोम की संख्या पर क्या इफेक्ट होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन जो कि जनन कोशिकाओं के अंतर्गत हो रहा है, यहां पर जब भी ये विभाजन होगा तो यहां पर गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो हो जाती है हाफ। कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, आधी रह जाएगी। इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है? अर्धसूत्री, या इसे कहा जाता है मियोसिस। अब यहां पर इसको इमेज के माध्यम से देखा जाए तो इमेज के माध्यम से मियोसिस में आप लोगों को बताया गया इस प्रकार से। देखो यहां पर कि प्रारंभ में हमारे पास कितने क्रोमोसोम थे? 46 क्रोमोसोम, जो कि आप सब जानते हैं कि किसी भी मानव शरीर के जो केंद्रक में है टोटल होते हैं 46 क्रोमोसोम हमेशा। जब इंटरफेस अवस्था से यहां पर गए तो टोटल हुए 92 क्रोमोसोम, और जब इंटरफेस से एम अवस्था में गए, एम फेज में, तो एम फेज में एक सेल से कितनी सेल्स का निर्माण हुआ है? टोटल 4 सेल्स का निर्माण हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक सेल्स के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होगी, क्रोमोसोम की संख्या होगी, वो क्या रह जाएगी? आधी रह जाएगी, आपको ध्यान रखना है। अब इस प्रोसेस को हम इस टाइप से समझते हैं। तो इस प्रोसेस को हम समझते हैं यहां पर यहां पर देखते हैं इस प्रोसेस के बारे में कि जैसा कि मैंने आपको बताया था समसूत्री विभाजन में 1 से कितनी कोशिकाएं बन रही थी? समसूत्री विभाजन में बन रही थी 1 से 2 कोशिका, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा इस प्रकार से। फिर अगली कोशिकाएं वापस कितनी कोशिकाओं का ही निर्माण करेगी? अन्य 4 कोशिकाओं का। तो ये प्रोसेस इस प्रकार से आगे बढ़ता है, जो कि कार्य करेगा हमेशा कौन सी कोशिकाओं में? जनन कोशिकाओं में। ये इस प्रकार से, तो ये हमारा कोशिका विभाजन हुआ कंप्लीट। तो यहां पर हमने जाना कोशिका विभाजन के 3 प्रमुख टाइप के बारे में। कोशिका विभाजन में सबसे पहले आप लोगों ने अर्धसूत्री विभाजन को जाना जिसे कहा जाता है मिटोसिस। सेकंड विभाजन आपने जाना समसूत्री विभाजन जिसे कहा जाता है मिटोसिस। और लास्ट हमने जाना अर्धसूत्री विभाजन जिसे हम क्या कहते हैं? मियोसिस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मियोसिस में आप लोगों ने जान लिया, एक प्रमुख खास बात को और जान लेते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन के खोजकर्ता कौन है? तो अर्धसूत्री विभाजन की भी यदि आप लोगों से खोजकर्ता जानना चाहें तो आप लोग ध्यान रखना कि अर्धसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम प्रेजेंट किया था फार्मर और मूरे ने। तो इसको सबसे पहले प्रेजेंट करा था फार्मर और मूरे ने, ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहां पर हमने इस विभाजन को भी अच्छी तरीके से समझा। तो आप लोगों को अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक में, नए जोश के साथ।